हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ आईआईटी कानपुर। हमने क्लास 12th का केमिस्ट्री का पार्ट 2 शुरू किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने चैप्टर शुरू किया था हेलो एल्केन्स हेलो अरेन्स, और आज लेक्चर 5 है। और वो स्टीरियोकेमिकल से रिलेटेड जो भी लेक्चर होना था वो आज है। तो ये लेक्चर आपका 5 है। इसमें हम देखेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ, पूरा लिख लेते हैं, SN1, SN2, E1 एंड E2 रिएक्शंस। इसकी चर्चा आज की जाएगी। ये पूरा आपका रहने वाला है कि हम आज ये करने क्या वाले हैं। तो ठीक है, तो स्टीरियो कहाँ से जन्म लेता है वो देखो पहले। आपका जब 11th में जीओसी पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे आइसोमर वाला कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं आइसोमर्स की, जब हम आइसोमर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे दो तरीके का होता है आइसोमर्स। एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है आपका स्टीरियो। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो ये दो तरीके का होता है। ये आपका जो स्ट्रक्चरल या स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इनमें आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, पर जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है जीओसी में, जहाँ पे आपको पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये सब पढ़ाए जाते हैं। स्टीरियो आइसोमर ग्रेजुएशन में ज़्यादा आता है, आपका डिटेल में पढ़ाया जाता है, पर यहाँ पे पर्टिकुलर इस चैप्टर में आपको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़ने हैं। कैसे होते हैं उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पहले पढ़नी पड़ेगी। तो हम स्टीरियो आइसोमर शुरू करने जा रहे हैं। देखो, पहले ये समझो कि स्टीरियो का मतलब क्या होता है। तो लेट सपोज कि ये हमारे पास ये कार्बन एटम है, हम CH4 का एक स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। हमने लिख दिया, जब हमारा स्ट्रक्चर कहीं लगा होता है तो कहीं ऐसे CH लिखा होता है, CH4 ऐसे। हम अपने 11th में इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, पर क्या ये सही है रिप्रेजेंटेशन? तो नहीं। जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बातें नहीं कर रहे हैं, सिंपल केवल हम क्या उसका केमिकल फॉर्मूला है केवल उसकी बात कर रहे हैं, कौन कौन से एटम प्रेजेंट है उनकी बात कर रहे हैं, तब तक तो ये सही है। पर जैसे ही स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की जाएगी, कार्बन के साथ हाइड्रोजन किस तरीके से अटैच हैं उसकी बात की जाएगी, तब ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। देखो कैसे फिर इस कार्बन के चारों हाइड्रोजन किस तरीके से अटैच हैं। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, अगर आप देख पाओगे तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। देखो, यदि आप देख पा रहे हो तो मान लो ये एक प्लेन है, इस प्लेन के उससे अच्छा यही होगा, मान लेते हैं ना कि ये आपका कार्बन सेंटर है। ठीक है, ये आपका कार्बन सेंटर है। इस कार्बन के ऊपर वाला ये जो हैंड है इधर, ये हाइड्रोजन है। ये कार्बन सेंटर है, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन है, इसके नीचे ये बाहर की तरफ आ रहा, ये जो डार्क वाली लाइन है ना, ये बाहर की तरफ आ रहा, ये शो करता है कि इस प्लेन के बाहर आ रहा।
तो ये बाहर आ रहा, ये जो डैश में जा रहा है ये वाली लाइन है, ये पीछे की तरफ जा रहा, और एक ये जो है ये इस तरफ से अगर मैं घूम के दिखाऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि ये एक अंदर जा रहा, ये एक बाहर आ रहा, ये एक इस तरफ हाइड्रोजन जा रहा, ये जो प्लेन में है ये इधर जा रहा। तो ये जब यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तीनों जो हाइड्रोजन है वो तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में नहीं है। हम ऐसे देखते हैं तो हमको लगता है ये चारों एक प्लेन में है, पर ऐसा नहीं है। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन और फिर ये वाला हाइड्रोजन, हाथ से हम बना के नहीं दिखा सकते कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, पर आपको समझना होगा कि ये कुछ ऐसे लगे होते हैं, ये एंगल इधर से ये एंगल और फिर ये एंगल, ये सेम होता है 109 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से लगे होते हैं कि ये चारों कार्बन एक प्लेन में नहीं होते हैं। कैसे दिखाया जाता है, तो देखो ऐसा समझ सकते हो कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपके, अगर आप पेपर पे बना रहे हो तो ये दोनों पेपर के प्लेन में है। ये किस में है, इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इसके बाद ये जो दोनों हाइड्रोजन है, तो ये जो डैश वाला है वो है आपको अंदर की साइड, इनसाइड फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर। ठीक, अगर मान लेते हैं कि ये बोर्ड आपका पेज है, तो ये दोनों, ये कार्बन, ये तीनों प्लेन में आ गए, ये अंदर चला गया और ये बाहर निकल गया। ये यहां से ये हाइड्रोजन अंदर जा रहा और ये बाहर आ रहा, यहां से ऐसे बाहर आ रहा। तो ये जो हमारा है वो है आउटसाइड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, स्टीरियो क्या होता है, तो स्टीरियो यही होता है कि कोई भी अगर आप मॉलिक्यूल लेते हो तो उस मॉलिक्यूल का जितने भी एटम है, सेंटर एटम के अराउंड जितने भी एटम है, वो किस तरीके से अरेंज हुए हैं, ये क्या बताते हैं, हमारा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, arrangement of atoms in a molecule around the central atom। क्या कहा हमने कहा कि जो स्टीरियो होता है वो होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट इन चारों का इन अ मॉलिक्यूल CH4 है, इन अ मॉलिक्यूल अराउंड द सेंट्रल एटम, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन किस तरीके से लगे हैं वो हमें बताता है स्टीरियो। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्टीरियो में क्या पढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपको स्टीरियो समझ में आ गया तो फिर अब आपको समझना होगा कि स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर से तो हो सकता है कि आप वाकिफ होंगे कि क्या होता है आइसोमर। अगर आपने 11th में जीओसी में पढ़ा होगा तो आइसोमर का मतलब ये होता है कि जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो। लेट सपोज कि हम अगर बात करें CH3 CHO, ठीक है, और या CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और फिर CH3 CH2 CHO। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 कार्बन इसमें भी है, 1 2 3 कार्बन इसमें भी है, एक ऑक्सीजन है, 3 3 6 हाइड्रोजन है, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आपका होगा C3H6O, यही होगा तीनों के लिए। तो ये हमारा है केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का सेम है, पर आपको देख के आप देख सकते हो कि ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दोनों तरफ R ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगे हैं, जबकि ये एक एल्डिहाइड है, तो ये फंक्शनल आइसोमर है। तो आइसोमर किसको कहते हैं? उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर उनका जो ग्रुप है या जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है वो चेंज हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उनका जो ग्रुप का जो भी वहां पे कह सकते हैं कि जो अटैचमेंट हम देखेंगे, इनका कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये जो एक अलग अलग अटैचमेंट बना और यहाँ पे फिर से जो अलग अलग अटैचमेंट बना, ये दोनों का अटैचमेंट अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, पर उनका केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो वहां से समझ में आता है कि यदि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और जो हमने अरेंजमेंट बैठाया अलग अलग, वो अलग अलग हों, जिनके कारण उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स की वहाँ पे स्ट्रक्चरल कैटेगरी में जाते हैं तो अलग अलग आता है। ये चूंकि फंक्शनल, ये कीटोन ग्रुप है और यहाँ पे ये फंक्शनल, यहाँ पे ग्रुप एल्डिहाइड है, तो हम फंक्शनल आइसोमर इन्हें बोलेंगे। ये बताने का सेंस क्या है कि हम आपको आइसोमर क्लियर करा पाए कि आइसोमर क्या होते हैं। तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है आपके? इसे मैं अगर A बोल दूं और इसे B बोल दूं तो A एंड B आर अ फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर किसकी कैटेगरी होती है? तो वो स्ट्रक्चरल, जो हमने आपको पहले बताया था, आइसोमर दो तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। हमें क्या पढ़ना है? स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर इससे अलग कैसे? तो देखो, मैं जब आपको SN1 रिएक्शन पढ़ा रहा था, वहां पे एक कार्बोकैटायन बनता है। तो लेट सपोज कि ये एक CH3 कार्बोकैटायन है। अगर आपको 11th में आपने अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, जिससे हम S की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उससे फिर हमारा हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है। तो अगर आपको पता हो तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, जिसके कारण ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 जो होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? प्लेनर। इसका मतलब ये है कि यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो ये आएगा C, ये कुछ इस तरीके से। कैसे आप देख सकते हो कि ये ऐसे, ये कार्बन सेंटर है, यहाँ से हाइड्रोजन सेंटर है, यहाँ से ये अंदर की तरफ एक हाइड्रोजन जा रहा है, एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये ऐसे प्लेन है। ठीक, अब इस प्लेन में हमने आपको SN1 रिएक्शन में पढ़ाया था कि अगर आगे कार्बोकैटायन बनता है पहले, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता है। यदि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आए तो दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये कि ये ऊपर से आके अटैक कर सकता है, दूसरी ये कि ये नीचे से आके अटैक कर सकता है। ठीक, तो ये दोनों अलग अलग पॉसिबिलिटी है। तो यदि ऊपर से आएगा तो ये ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे से आएगा नीचे की तरफ बनेगा, तो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी। एक बार न्यूक्लियोफाइल नीचे से जुड़ा, दूसरी बार ऊपर से जुड़ा, तो यहां से अलग अलग बनता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आइसोमर अलग बनते हैं, स्टीरियो आइसोमर और कैसे बनते हैं, पर स्टीरियो आइसोमर बनते कैसे हैं वो मैं बता रहा हूं कि एक बार ऊपर से आ सकता है, एक बार नीचे से आ सकता है, चूंकि अरेंजमेंट अब अलग हो जाएगा। इसके कारण हम कहते हैं कि स्टीरियो आइसोमर जो बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, केवल और केवल ये जो अलग अलग तरीके से लगे हैं, एक बार ऊपर से लगा या नीचे से लगा, उनके बेसिस पर। तो देखो, उससे पहले एक कुछ टर्म है आपके बुक में दे रखे हैं, तो पहले आगे हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक है आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड।
ऑप्टिकल, हम उन पे फिर से आएंगे, उसके पहले कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले पता हो जानी चाहिए, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आएंगी। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किसे बोला जाता है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो देखो जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं नेचर में, उनमें एक फिनोमिना होता है। अगर आपको पता हो तो पहले तो लाइट के बारे में अगर आपको पता हो तो ये लाइट है, लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसको हम कहते हैं, लाइट को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो फिजिक्स में 12th में आपको पढ़ाया जाता है कि वहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये जब आपकी लाइट ये सन से आ रही है, ये आपका सन है, वहाँ से जो लाइट आ रही है ये होता है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो सभी दिशाओं में होता है। इसको हम फिर निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं। ये क्या है? निकोल प्रिज्म। अच्छा, निकोल प्रिज्म क्या करता है? तो निकोल प्रिज्म में ये थोड़ा सा ऐसे कटा होता है, एक तरीके का मटेरियल होता है जो इसके जो पैरेलल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस, केवल उनको पार होने देती हैं, बाकी सबको रोक लेती हैं। तो यहाँ से जो लाइट आता है वो केवल एक डायरेक्शन में इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होती हैं। इसे हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट था जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो सभी दिशाओं में थी। जब निकोल प्रिज्म से ये पास की, ये आपका निकोल प्रिज्म है, ठीक है। तो ये पोलराइज्ड बन गई, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में हो गई। ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा जब आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे केवल आपको इतना जानना है कि अनपोलराइज्ड लाइट को निकोल प्रिज्म से पोलराइज्ड किया जाता है। अब ये जो पोलराइज्ड लाइट है, केमिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है कि मान लेते हैं एक कंपाउंड है, ये मान लेते हैं एक अलग कंपाउंड है। अगर ये लाइट मान लो ऐसे पैरेलली ऐसे पार की, यहाँ पे ऐसे इंटर की, तो कंपाउंड यदि ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो ये इस लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्या कहा हमने? यदि ये ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक, यदि ये जो कंपाउंड है ऑप्टिकल एक्टिव हुआ तो इसको या तो राइट में रोटेट करेगा या तो लेफ्ट में रोटेट करेगा, और वहां से शुरू होती है स्टीरियो आइसोमर बनने की। तो वहां उससे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? तो देखो, जब भी मान लो ये कंपाउंड जो ये जो कंपाउंड है, इसका मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेंट्रल एटम मान लेते हैं कोई M है, इससे अलग अलग A, B, C, D अलग अलग एटम अटैच हैं। तो याद रखना हमेशा, कोई भी सेंट्रल एटम है, अगर उसके चारों तरफ जो एटम लगे हैं वो डिफरेंट हैं तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होता है। क्या कहा हमने? यदि कोई सेंट्रल एटम है, उसके जो साइड एटम है वो अलग अलग हैं, वो सेम नहीं होने चाहिए। जो भी सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ जो भी एटम लगे हैं, यदि वो अलग अलग हैं तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? यहां पे लिख ले, ठीक। क्या लिखा हमने? इफ साइड एटम्स ऑफ अ सेंट्रल एटम आर डिफरेंट देन दैट कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जैसे मान लो कि हमसे पूछा जाए कि CH4 क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, तो नहीं। जैसे CH4 ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। पर यदि मान लो हमसे पूछा जाए कि CCl Br
I और F। कार्बन है, कार्बन के चारों तरफ C के Cl लगा है, Br लगा है, I लगा है, F लगा है, या कोई भी इसके चारों तरफ हमने अगर चेंज कर दिया तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये जो हमारा होगा वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं। जब भी सेंट्रल एटम, यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम है, उसके चारों तरफ जो भी साइड एटम लगे हैं, यदि वो सेम है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यदि वो अलग अलग है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसके बाद ये जो कंपाउंड हुए, जहां पे मैं आपको बता रहा था कि यदि लाइट है जो हमारे सन से आती है वो अनपोलराइज लाइट होती है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होता है। जब वो निकोल प्रिज्म से पास करती है तो वो पोलराइज लाइट बन जाती है, केवल एक डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यही लाइट जब हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास होते हैं तो ये जो कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, वो उस लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं। यहां पे लिख लेते हैं, तो ये याद रखेंगे, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनमें प्रॉपर्टी होती है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसे या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की। यदि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। यदि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लिवो रोटेटरी कंपाउंड। ये आप लिख लेंगे। अब इसके पहले ये जो मैं बता रहा था, ये हमेशा याद रखेंगे कि जब हम पार कराएंगे, ये कब होगा रोटेशन, जब वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कब होंगे, जब उनके चारों तरफ जो एटम लगे हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक, एक और टर्म आपका है काइरैलिटी। ये क्या होता है, ये दो तरीके से पढ़ा जाता है। पहला आपका होता है ऑप्टिकली कायरल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड, और दूसरा आपका होता है कायरल सेंटर। ये दोनों अलग अलग टर्म है और हम अगर अच्छे से ना पढ़े हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में। कायरल कंपाउंड और कायरल सेंटर। कायरल सेंटर किसे बोला जाता है, तो जब भी हमने जो आपको बताया ना कि जब एक एटम के चारों तरफ जो एटम अलग अलग लगे हों तो उन्हें हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। तो वहाँ से जब एक वो बात केवल एक सेंटर के लिए है, एक सेंटर से अधिक होता है तो फिर रूल चेंज होते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट सपोज आपका CH3 OH OH H। अब देखो यहाँ पे लेट सपोज कि अगर हम इस सेंटर की बात करें, इस सेंटर की, इसे मैं 1 दे रहा हूँ, इसे 2 दे रहा हूँ। अगर इस सेंटर की बात करें तो इसमें इस कार्बन पे इधर OH लगा, इधर CH3 लगा, इधर H लगा, इधर C के साथ ये बड़ा सा ग्रुप लगा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है इस कार्बन पे चारों तरफ से अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अगर एक कार्बन होता तो, पर यहाँ पे तो 2 कार्बन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कार्बन के भी चारों तरफ इधर OH, इधर CH3, इधर H, इधर एक बड़ा सा ग्रुप लगा है। तो ये दोनों जो सेंटर है, इन दोनों सेंटर को बोला जाता है कायरल सेंटर। इन्हें क्या बोला जाता है, कायरल सेंटर। ठीक है, इन्हें कभी कभी स्टार बना के भी दिखाया जाता है। तो ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर इसलिए बोला जाता है कि जब हम कार्बन वाला वो बनाएंगे ना, ये कहाँ गया, एक हमने जो कार्बन का बनाया था, ये नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे एक बार OH और H जो है और जो बड़ा सा ग्रुप लगा था दोनों, उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं।
उस बेसिस पे हम कहते हैं कि वो कायरल सेंटर है, पर उसे हम कायरल कंपाउंड नहीं बोल सकते। इसे हम कायरल कंपाउंड नहीं बोल सकते। क्यों? तो देखो, अगर आप देखोगे यहां पे, तो लेट सपोज इसको एक मिरर प्लेन मान लो। ये क्या है? मिरर प्लेन। ये यदि मिरर प्लेन मान लो, तो अगर आप देखोगे तो इधर का जस्ट अपोजिट इस साइड है। अगर ये देखो, आप ऐसे देख रहे हो, इस हाथ का यहां पे एक प्लेन मानो, तो इस हाथ का इस साइड, इस उंगली के सामने ये वाला उंगली आ रहा, इस उंगली के सामने ये आ रहा, इस उंगली के सामने ये आ रहा, इसके सामने ये आ रहा, इसके सामने ये आ रहा, तो इस उंगली का इस उंगली के साथ एकदम मिरर इमेज है। समझ में आ रहा? यहां पे अगर मिरर प्लेन लगाओगे तो इसका जस्ट अपोजिट ये वाला हाथ है, तो इसको हम कहते हैं मिरर इमेज। इसको हम क्या कहते हैं? मिरर इमेज। तो ये वाला पूरा पार्ट जो है वो मिरर इमेज है इस वाले पार्ट का, दूसरे वाले पार्ट का। इसलिए हम इन्हें कायरल कंपाउंड का मतलब होता है वही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये भी याद रखना, कायरल कंपाउंड को ही कहते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो कायरल कंपाउंड होता है उसी को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी बोला जाता है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। जब एक कार्बन सेंटर होता है और उसी के चारों तरफ अलग अलग चीजें लगी होती हैं, तब हम उसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्यों? क्योंकि वहां पे मिरर प्लेन जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो एक ही है, एक सेंटर है और वहीं पे चारों तरफ अलग अलग लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। ये केवल और केवल इन दोनों सेंटर पे ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर है, कायरल सेंटर या ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर। ये भी लिख लो, ये ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर या कायरल सेंटर, बट ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यही अगर हम उसको चेंज कर दें, लेट सपोज अगर हम ऐसे कर दें CH3, इधर H, इधर OH और इधर H, इधर OH और ये CH3। अब देखो यहां पे यदि हम मिरर प्लेन पास करें, ये ठीक, यहां पे अगर हम मिरर प्लेन पास करें तो ये इसका जस्ट अपोजिट नहीं है, तो इसका मतलब कि ये मिरर प्लेन नहीं होगा। मिरर प्लेन नहीं होगा तो चूंकि इस सेंटर के चारों तरफ ये अलग अलग लगे हैं, इस सेंटर के चारों तरफ भी अलग अलग लगे हैं, ये जो सेंटर है इनको हम क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर। कायरल सेंटर। और ये जो पूरा कंपाउंड है इसको भी हम बोलेंगे कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, इस सेंटर पे चारों तरफ अलग अलग लगे हैं तो कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर है, बट ये यहां पे कोई भी मिरर प्लेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए हम यहां पे इनको इस पूरे कंपाउंड को कायरल कंपाउंड या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे? यहां पे मिरर प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, यदि ये मिरर प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता तब ये ऑप्टिकली एक्टिव था। हमने क्या किया था? OH को ये इंटरचेंज कर दिया था, तो वो मिरर प्लेन यहां पे नहीं हुआ। स्टीरियो आइसोमर्स में देखो दो चीजें होती है, आपको जो पढ़ना है वहां पे होता है
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, ये तो पता ही होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए एंड अटैचमेंट ऑफ एटम सेम होना चाहिए। और फिर हम कहते हैं ये, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, अटैचमेंट अलग अलग था, इसलिए हमने इसको स्टीरियो आइसोमर में नहीं पढ़ा, हमने इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर में पढ़ा। अब यहां देखो, यहां पे हमने क्या कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और उनका उसके साथ साथ ये जो अटैचमेंट है ना, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो वो स्ट्रक्चर में चला जाएगा, वो स्टीरियो में नहीं आने वाला। समझ में आ रहा? जो लिख के समझाऊं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए। CH3 CHClOH। अब मान लेते हैं कि ये आपका, ये इसे प्लेन में ही रखें, OH, इसको मैं प्लेन के बाहर निकाल दे रहा हूं और इसको ऐसे बोल दिया, ये प्लेन के अंदर जा रहा, ये प्लेन के बाहर आ रहा। एक दूसरा हम कंपाउंड बनाते हैं, लेट सपोज कि CHCl, ये OH और इधर CH3। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये एक मिरर इमेज है, ये अगर हम ऐसे मिरर डाले हैं तो ये है एक मिरर। इस मिरर के ये दोनों पास में से एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, इस कार्बन से कार्बन मैच कर रहा है, इस सेंटर से OH बाहर निकल रहा है, इस सेंटर से भी OH बाहर निकल रहा, तो ये दोनों ऐसे बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहां से ये सेंटर से ये CH3 अंदर जा रहा है, इधर भी ये CH3 अंदर जा रहा, तो ये भी मैच कर रहा है। ये कार्बन के प्लेन में है, ये भी कार्बन के प्लेन में है, तो ये भी मैच कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज। क्या है? मिरर इमेज। और इनको बोला जाता है, अगर कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज हो तो इनको बोला जाता है इनैंसियोमर। क्या होता है? इनैंसियोमर। और यदि यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, लेट सपोज कि अगर मैं CH3 को इधर कर दूं और Cl को उधर कर दूं, तो फिर ये मिरर इमेज नहीं रह जाएंगे। तो या इसी को हम बनाते हैं फिर से, इधर C और इधर ये लगा है आपका CH3 और इधर लगा है आपका OH, इधर लगा है Cl, इधर H, ठीक है, और दूसरा इधर C और इधर मैंने मान लो कर दिया H, C इसे घुमाएंगे तो ये लाइन में इधर आएगा CH3 और इधर हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा OH, ये होगा H, ठीक है। अब यहां पे यदि आप देखोगे और ये अगर मान लो आप मिरर प्लेन डालने की कोशिश करो, तो ये एक दूसरे का आपको मिरर नहीं मिलेंगे। ये प्लेन में बॉन्ड है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये प्लेन में बॉन्ड है, ये प्लेन में बॉन्ड है, ये आपका इधर, ये इधर डैश पे आएगा, ठीक। CH3 ये डैश पे है, ये आपका डार्क पे है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन प्लेन में है और यहाँ पे हाइड्रोजन और OH प्लेन में है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं, यहाँ Cl से ये मिरर इमेज नहीं है, ये आपके नहीं है, तो ये है, ठीक है। इस तरीके का जब होता है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हम नहीं करा सकते, जैसे ये देखो, ये हाथ है,
इसको ऐसे सुपर इम्पोज नहीं करा जाता, इसको ऐसे रखा जाता है, एक फेस को दोनों साथ में रखे जाते हैं। तो ये मिरर इमेज तो है पर एक साथ सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। तो सुपर इम्पोज का क्या मतलब होता है? तो बच्चों इनको बोला जाता है डाया स्टीरियोमर, डाया स्टीरियोमर। ठीक है, जब ये मिरर इमेज जो होते हैं वो सुपर इम्पोजिबल होते हैं तो उन्हें बोला जाता है इनेंशियोमर। जब नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, इनका देखो, इनका ये जो कार्बन है, इस कार्बन सेंटर पे जो चारों ग्रुप लगे हैं वो तो अलग अलग हैं, इस कार्बन सेंटर पे जो चारों ग्रुप लगे हैं वो भी अलग अलग हैं, पर ये एक दूसरे पे मिरर इमेज नहीं है। उस समय पे हम कहते हैं कि ये एक डाया स्टीरियोमर है। उसके बाद ये दूसरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे, डाया स्टीरियोमर्स। ठीक, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कार्बन की भी बात की गई है। तो इसके पहले इसी में मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब इस कार्बन के चारों तरफ ये जो ग्रुप लगे हैं वो सेम नहीं होते तो उन्हें बोला जाता है एसिमेट्रिक कार्बन, और ये जब चारों तरफ ग्रुप सेम होते हैं तो इन्हें बोला जाता है सिमेट्रिक कार्बन। ये क्या है? सिमेट्रिक सेंटर, सिमेट्रिक सेंटर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इस सेंटर के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो इन्हें बोला जाता है एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर। ये टर्मिनोलॉजी था उसलिए हमने बता दिया कि कहीं पे आए तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि अब ये क्या है। ठीक है, ये तो आपके कुछ बेसिक्स थे जो हमने आपको बताया, ये जानना जरूरी है, तब जाके आप स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन या E1 E2 इन सब का देख पाएंगे। अब हम शुरू करते हैं SN1 रिएक्शन का जो हमारा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है। SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब देखो क्या है, हमने आपको SN1 रिएक्शन में बताया था कि ये एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, डिटेल में मैंने आपको चर्चा की था। उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पे एक कोई मान लेते हैं कि ये हैलोजिनेटेड कंपाउंड है, उसके साथ एक न्यूक्लियोफाइल आया, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो RX है वो टूटेगा और ये आपका बनाएगा R+ और X-। ये स्टेप 1 है। और उसके बाद स्टेप 2 में आपका कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो इस पे अटैक करेगा और फिर आपका यहाँ पे बनेगा R के साथ न्यूक्लियोफाइल। ये आपको हमने बताया था कि SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड होती है और फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है और यही होता है RDS। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन जो बना, यहां से स्टीरियोकेमिस्ट्री शुरू होती है। न्यूक्लियोफाइल, अब देखो, लेट सपोज कि आगे वाला में जो हमने आपको बताया था कि हमने ले लिया BHCH3 रहने देते हैं और इसके मान लेते हैं इसके साथ एक Br ग्रुप लगाया। अब ये क्या SN1 रिएक्शन देगा? तो आपको पता है SN1 रिएक्शन देने के लिए कार्बोकैटायन जो होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। तो उस कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए हम यहाँ पे इसके साथ एक डबल बॉन्ड जोड़ देते हैं और इधर एक CH3 जोड़ देते हैं और इधर एक H जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो इस कार्बन के चारों तरफ जो वैलेंसी है वो अलग अलग है। यहाँ पे एक विनाइल ग्रुप लगा है, ये एक मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन Br। अब यदि आप इसका रिएक्शन कराओगे तो पहले तो ये टूटेगा, SN1 हम करा रहे हैं यहाँ पे, तो SN1 में पहले तो ये C और इधर बना ये CH3 और ये हुआ H, ये बना कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में आप जानते हो कि ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होता है?
sp2 का बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये मान लो ऐसे लगा है, इधर CH3 और इधर H और ये पॉजिटिव। ठीक, अभी हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा इसी प्लेन में है, तो ये sp2 प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसे हम क्या बोलते हैं, 3 में है तो इसे हम बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। अब यदि आपको पता हो तो देखो, यदि हमने इस पूरे कंपाउंड को इस प्लेन में मान लिया तो अगले स्टेप में कोई भी न्यूक्लियोफाइल आए तो पहला ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर से, इसको हमने इस प्लेन में माना है तो ऐसे आगे से आए, ऐसा हो सकता है कि बोर्ड के पीछे से आए। इसको हमने प्लेन में माना तो एक बार आगे से आ सकता है, दूसरी बार बोर्ड के पीछे से आ सकता है, या इसको अगर ऐसे प्लेन में मान लें तो एक बार ऊपर से आ सकता है न्यूक्लियोफाइल, दूसरी बार नीचे से आ सकता है। तो उस बेसिस पे हम पाथ 1 को अगर फॉलो करता है, न्यूक्लियोफाइल ये यहां से आया, ये पाथ 1 मान लेते हैं, और दूसरा है कि न्यूक्लियोफाइल नीचे से आया, ये पाथ 2 मान लेते हैं। तो पाथ 1 को फॉलो किया तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे लगा और ये हुआ कार्बन सेंटर, इधर हुआ CH3, इधर H और इधर डबल बॉन्ड। यदि ये नीचे से आया तो ये हो जाएगा इधर से C, इधर से ये न्यूक्लियोफाइल और इधर H, इधर CH3 और इधर ये। अभी आप देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ से जो हम पढ़ते हैं ना, अभी इसके पहले जब हमने आपको बताया कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक लिवो रोटेटरी, तो इसमें एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, और यहां से इस प्रोडक्ट को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ये 2 वाला पाथ फॉलो किया था, इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ये जो कंपाउंड बना इसे क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ये है कि 50% चांस है कि ये ऊपर से आए, 50% चांस है कि ये नीचे से आए, तो 50% ये बना, 50% ये बना। एक बार न्यूक्लियोफाइल ऊपर से जुड़ा है, दूसरी बार नीचे से जुड़ा है, तो यहां से ये दोनों जो कंपाउंड का मिक्सचर मिलेगा इन्हें बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर। और ये जो कंपाउंड है ये पॉजिटिव नेगेटिव, कभी कभी ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव लिख के लिखा रहता है, तो वहां भी वो जो पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ ऐसे लिखा रहता है, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है रेसिमिक मिक्सचर को, रेसिमिक मिक्सचर को। ठीक है, ये जहां भी लिखा रहेगा इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो भी है, जो एंटी क्लॉकवाइज में करेगा वो भी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। इसी में एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक लिवो रोटेटरी होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रेसिमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो लेट सपोज ये जो अगर हम मान लें कि ये पॉजिटिव वाला है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को यदि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लेते हैं 30 डिग्री रोटेट किया, ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री रोटेट किया, तो ये जो दूसरा वाला है जस्ट इसका अपोजिट है, ये फिर से उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री रोटेट कर देगा। तो चूंकि वो जितना राइट में हुआ था वो दोबारा फिर से लेफ्ट में आया, तो फिर से वो वहीं रह गया। तो इवेंचुअली जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो ना राइट में हुई ना लेफ्ट में हुई। तो हमारा जो टोटल सोल्यूशन है वो लाइट को किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करा पाया, रोटेट नहीं करा पाया, इसलिए ये जो पूरा कंपाउंड है ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या होगा, ये आपका होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो याद रखना
SN1 रिएक्शन में हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। उसके बाद अब हम चलते हैं SN2 रिएक्शन की तरफ। SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन क्या होती है? तो SN2 रिएक्शन में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो रिएक्शंस होती हैं वो केवल एक स्टेप में फॉरवर्ड होती हैं। एक ही स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बनता है और सीधे प्रोडक्ट बन जाता है। मैंने क्या बताया था आपको कि ये RX है और कोई न्यूक्लियोफाइल आया और ये इस पे अटैक करेगा। इसके बाद यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और ये जो है वो बॉन्ड फॉर्म हो रहा और ये जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा। एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा और इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये रिएक्शंस कैसे क्या होती है, क्या क्या और भी फैक्टर्स होते हैं, तो वो इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर 4 में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, तो वो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम केवल स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं, इसलिए हम इसे डिटेल में नहीं जा रहे। और यहाँ से ये डायरेक्ट फिर प्रोडक्ट बन जाता है। ये R न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ गया, इसको इधर से ही लिख लेंगे तो कंफ्यूज नहीं हो गया आप। और हाइड्रोजन जो X है वो X माइनस के रूप में बाहर निकल गया। Nu माइनस आया था तो X माइनस के रूप में ये निकल गया। अब यहां पे क्या स्टीरियोकेमिकल देखा जाएगा? तो देखो, लेट सपोज कि ये C है और H और Br। यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया, अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करना चाह रहा, तो ये जाएगा अटैक करेगा, तो यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। वो ट्रांजिशन स्टेट कैसा होता है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। वो कुछ ऐसा होता है, ये कार्बन इधर H, इधर H, इधर ये H और ये Br, इधर न्यूक्लियोफाइल। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। और ये है क्या? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये स्ट्रक्चर जो है ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का। और इसके बाद ये निकलेगा और ये देखो, ये पूरा एक जो अम्ब्रेला टाइप का था वो इस तरफ था, ये आके एक प्लेन में, ये एक प्लेन में है। ये क्या है? ये एक प्लेन में है। इस प्लेन के एक तरफ ये है, एक तरफ ये है। ये चारों एटम, कार्बन सेंटर, हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, अंदर एक हाइड्रोजन, ये पूरा एक प्लेन में है। इधर एक बाहर है, इधर एक बाहर है। तो ये पूरा एक प्लेन में है। इसके अंदर इस तरफ ये, इस तरफ दूसरा तरफ ब्रोमीन है। होगा क्या? अगले स्टेप में, ये स्टेप 1 में ही काउंट होता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, ये निकलेगा और ये पूरा अम्ब्रेला टाइप का जो इस तरफ पलट जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, कार्बन, इधर H, इधर H और इधर H। ठीक, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। ये पूरा एक अम्ब्रेला टाइप का था, ये गया एक प्लेन में आया H और इसके बाद इस तरफ मुड़ गया, तो इसको बोलते हैं
सेंटर ऑफ इन्वर्जन या इन्वर्जन प्रोडक्ट, इसका बोला जाता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो आप देख पा रहे होंगे जब हमारा SN1 रिएक्शन था वहां पे हमें रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा था, रेसिमाइजेशन हो रहा था प्रोडक्ट का, दो प्रोडक्ट मिल रहे थे, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी एक लिवोरोटेटरी। पर यहाँ पे हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है पर वो इन्वर्जन मिलता है। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है कि यदि हम ये कह दें कि यदि ये ऐसे डार्क साइड पे लगा है तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो डैश साइड पे लगेगा। समझ में आ रहा? यदि हम कह दें कि ये यहाँ पे डार्क साइड पे लगा था तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो डैश साइड पे लगेगा। तो ये इन्वर्जन पलट गया, जिधर से लिविंग ग्रुप बाहर निकला, ये Br- क्या है, लिविंग ग्रुप है, छोड़ के जा रहा है, तो जिधर से Br छोड़ के गया है उसके जस्ट अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल लगा है, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना है कि SN1 रिएक्शन में आपको रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट मिलता है, SN2 रिएक्शन में आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद आपका एलिमिनेशन रिएक्शन था, E1 रिएक्शन। क्या होता है E1 रिएक्शन? तो देखो, लेट्स सपोज CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। इधर हम CH3 कर लेते हैं, इधर H कर लेते हैं, और इसको हमने SN1 रिएक्शन के लिए डाला। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो हमने लेट सपोज यहाँ पे कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो भी प्रोटॉन दे पाए, अल्कोहल या H2O, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमने डाला। तो आपको पता है कि जो 3 डिग्री होता है बहुत फास्ट रिएक्शन देता है SN1 के लिए, जो 2 डिग्री होता है वो बहुत उससे कम देता है, और SN1 तो बहुत न के बराबर देता है हमारा, जब तक कि एरोमेटिक रिंग या ऐसा कुछ प्रेजेंट ना हो स्टेबल करने के लिए। तो हमें लगता है कि शायद अगर हम 3 डिग्री लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप। अब देखो, यहाँ से ये जो रिएक्शन है SN1 रिएक्शन में पहले कार्बोकैटायन बनता है, तो ये कार्बोकैटायन बन गया और यहाँ पे Br- बाहर चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, ये एक OH- है, बेस है, न्यूक्लियोफाइल है। NaOH डालोगे तो OH- बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, दोनों के तरीके से काम करता है। यदि यहां पे इसने ये जाके ऐसे सीधे अटैच हो गया, अगर ऐसा हुआ तो इसे बोलते हैं SN1 रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन, ठीक है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये बेस की तरीके से काम करे। बेस की तरीके से काम करेगा तो यहां से इसको 2 करते हैं, इसे H ऐसे, तो ऐसा ये पाथ 1 मान लेते हैं। तो ये हमारा जो ये हुआ है, ये कैसे बताऊं मैं, हाँ नहीं, आपको समझने में ज़्यादा बेटर तब होगा जब मैं इसे पाथ 2 बोलूं और OH- इस पे अटैक करे, और इसको मैं एक ही कलर से आपको कर दे रहा हूँ। तो OH- एक कलर से ऐसे SN1 रिएक्शन हो रहा, इसको भी इसी कलर से बोल देते हैं SN1 रिएक्शन। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो OH- है वो बेस की तरीके से काम करे और यहाँ से H निकाल ले, यहाँ से H निकाले और ये H निकलेगा तो यहाँ निगेटिव बनेगा, और ये बॉन्ड ऐसे
माइग्रेट करेगा, ठीक। तब क्या बनेगा, तब बनेगा आपका CH3CCH3 और ये बनेगा CH2। इसको कहते हैं इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। जब ये न्यूक्लियोफाइल के तरीके से जाके ऐड होता है तो इसे बोलते हैं SN1 रिएक्शन, इसे कहते हैं इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि जब हम रिएक्शन करा रहे होते हैं तो SN1 के साथ इवन भी प्रोसीड हो रहा होता है। वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इवन ज़्यादा होगा कि SN1 ज़्यादा होगा। अगर हम ज़्यादा बेसिक कैटेगरी का अगर हम न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो वो बेस की तरीके से काम करता है और इवन एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होती है यदि हम न्यूट्रल बेस लेते हैं जो बेसिक नेचर के नहीं होते, उसको यदि हम लेते हैं तो फिर हमारा SN1 रिएक्शन फॉरवर्ड होता है। अब देखो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ से इन्वॉल्व होती है, तो CH3CHC और इधर से मान लेते हैं कि हमारा कार्बोकैटायन बन चुका है, हमने Br को निकाल रखा है। कहीं पे एक हम केस का डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे ये कार्बोकैटायन हमने बना लिया है, ये कार्बोकैटायन बन चुका है। अब जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये एक ऊपर है और मान लेते हैं इसको मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरीके से लगा है और इसको मान लेते हैं कि ये डैश पे लगा है, ठीक है। तो एक बार ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर वाला हाइड्रोजन निकले और तब अल्कीन बने, CH3CH2 और ये H। और एक बार ऐसा हो सकता है, इसे पाथ 1 बोलते हैं, ये पाथ 1 को फॉलो किया और ये ले लेते हैं और ये ऐसे बने पाथ 2 और ये पाथ 2 को फॉलो करे तो CH3 और ये हाइड्रोजन ऐसे बचा रहेगा C डबल बॉन्ड CH2। ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बने। यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन थे तो आपको सेम जैसे लग रहे हैं, पर यदि यही मैं चेंज कर दूं, मान लेते हैं कि एक को मैं ड्यूटेरियम ले लूं, ये तो दोनों सेम लग रहे हैं, यहीं पे मैं ऐसे ले लूं CH3C, यहाँ पे ड्यूटेरियम ले लूं और यहाँ पे हाइड्रोजन ले लूं और CH2 पॉजिटिव, अब देखो पहला केस ये हो सकता है कि ये ऐसे आए, उस केस में ये बन सकता है CH3C, यानी यहाँ पे हम कोई भी बेस ऐड कर रहे हैं, ये याद रखना, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम अपने से नहीं जाएगा बाहर, ये हम क्या ऐड कर रहे हैं, बेस। बेस आए, इसको ले तो ये ऐसे बनेगा डबल बॉन्ड CH2 और इधर H। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो बेस है वो इसको ले और तब ये ऐसे फॉर्म करे और ये बने CH3C और यहाँ पे ये ड्यूटेरियम लगा है CH2। अब आप देख पा रहे होगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम लिया, ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हो गए। तो जब भी ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट आपको दे देता है, उस समय पे ये काम आता है कि ये कौन सा वाला निकल रहा, ऊपर का हाइड्रोजन निकल रहा
या नीचे का हाइड्रोजन निकल रहा है। तो वहाँ पे जब ये आपके यहाँ पे सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं पूछेगा, पर ये याद रखना है कि जब भी इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा उस समय पे फिर से स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स आएंगे। दूसरा एक और बचा है आपका E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने क्या कहा था आपसे, ये ज़्यादा आपका अच्छा होगा, इधर Br लगा है और ये एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूटेरियम है, और हमने कहा कि इसका आप कराओ एल्कोहलिक KOH। क्या होगा, एल्कोहलिक KOH में E2 एलिमिनेशन में इसका हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखा होता है, इसका हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखा होता है। तो हमने आपको बताया था कि जो हैलोजन होगा उसके एंटी पोजीशन से हैलोजन का जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको दे रखा है, जैसे ये प्लेन के अंदर दे रखा है, तो जो भी होगा उसके एंटी पोजीशन पे जो होगा हाइड्रोजन वही बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि एंटी पोजीशन पे देखो, इधर पे ड्यूटेरियम है और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये नहीं दे रखा, इसका मतलब ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो यदि इसको ब्लॉक करके रखना है तो मैं यहाँ पे आपका ये ग्रुप चेंज कर दे रहा हूँ। ये मान लिया कि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और आपसे बोले कि अब कौन सा होगा, तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि इसका जो एंटी पोजीशन पे होगा वही बाहर निकलेगा। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये दोनों बाहर निकलेंगे एक साथ DBr बन के, और यहाँ पे एक अल्कीन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बॉन्ड ये ऐसे निकल जाता है। देखो DBr साथ में निकले और ये ऐसे बाहर निकल गया। इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर, तो D+ में निकला, ये Br- में निकला, DBr बाहर निकल गया, ये अल्कीन फॉर्म हुआ। तो हमेशा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन फॉर्म होता है, और इस अल्कीन में बनते समय ये हमेशा याद रखा जाता है कि जो हैलोजन है ऑलवेज, जो भी हैलोजन के अपोजिट स्टीरियो में आपका हाइड्रोजन होगा वही एलिमिनेट होगा। जैसे एल्कोहलिक KOH, अगर ये हमें कराने को बोल दिया जाए तो फिर से एल्कोहलिक KOH का मतलब है कि E2 एलिमिनेशन होगा। E2 एलिमिनेशन के लिए फिर से हम देखेंगे कि इस आयोडीन के एंटी पोजीशन पे दोनों तरफ में से कहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इस आयोडीन के यहाँ पे एंटी पोजीशन पे देखेंगे तो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इस हाइड्रोजन को हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये दोनों ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। इस रिंग को यदि हम बोर्ड के प्लेन में माने तो ये आयोडीन और ये H दोनों डार्क पोजीशन पे, इसका मतलब कि दोनों बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो दोनों सिस पोजीशन पे हैं तो निकल नहीं सकते। इधर आएंगे तो इधर से हम देखेंगे तो ये फिर से जो ड्यूट्रॉन है वो हमारा आयोडीन के सिस पोजीशन पे लगा है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो ट्रांस पोजीशन पे लगा है। तो ये आपका बाहर जाएंगे। और ये जैसे हैं वैसे बनेंगे। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप E2 एलिमिनेशन करा रहे होगे तो जो भी हाइड्रोजन है उसके एंटी पोजीशन पे जो भी हाइड्रोजन होगा वही बाहर जाएगा। अल्कीन बनाते समय भी ध्यान रखते हैं कि जो मोर स्टेबल अल्कीन होता है वही फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे फिर से हमें एल्कोहलिक KOH कराना हो तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन इधर भी है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये हाइड्रोजन निकले तो ये निकलेगा इसके साथ, तो ये अल्कीन बनेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये हाइड्रोजन निकले तो आपका ये अल्कीन बनेगा।
अब दोनों अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो हमेशा जिस अल्कीन के अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो इसके अगर चेक करोगे तो इसके इधर तो एडजेसेंट कार्बन पे कोई कार्बन ही नहीं है, इस कार्बन की इधर कोई कार्बन नहीं, इस कार्बन पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे केवल एक, तो यहाँ पे इसका 1 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि अगर इसका हम देखेंगे तो 3 इधर और 2 इधर 2 इधर, तो 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल का मतलब कि ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इस तरीके से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर यहाँ पे हम देखते तो ये अगर बनता यहाँ पे अगर हम इसका देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो 1 और 2 1 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। और यदि यहाँ बनाते तो 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन होते, ये ज़्यादा स्टेबल था। पर इसके साथ दिक्कत ये था कि इस आयोडीन के एंटी पोजीशन पे हाइड्रोजन ही नहीं था, तो हाइड्रोजन नहीं था इसलिए ये कभी फॉर्म ही नहीं होगा। ठीक, तो ये याद रखेंगे कि जब भी E2 एलिमिनेशन होगा तो एंटी पोजीशन पे, हैलोजन के एंटी पोजीशन पे जो हाइड्रोजन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वही निकलेंगे। और मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो इस वाले लेक्चर में हमने जो भी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN1, SN2, E1 एंड E2 रिएक्शन, वो हमने कवर कर लिया। तो ये वाले लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।